स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: मजबूत दुश्मन, ओलावृष्टि के पीछे अपराधी। आदर्श ने आसमान की ओर देखा और देखा कि आसमान से मुट्ठियां जितने बड़े ओले गिर रहे हैं। ओलों की मार से सड़क पर वाहनों की छतें ढह गई। जल्द ही सड़क वाहनों के अलार्म से डूब गई। जमीन बर्फ के टूटे हुए टुकड़ों से ढकी हुई थी। आसपास के पौधे की शाखाएं और पत्तियां टूटकर इधर उधर बिखर गई। टीम तुरंत एक कैफे के अंदर छिप गई। उन्हें लगा कि वे दुकान के बाहर छाते के नीचे सुरक्षित है। उन्हें आश्चर्य हुआ, ओले और भी भारी हो गए और ओले इतने बड़े थे कि लोचदार छतरियां ढह गई। ओलों का आकार बड़ा हो गया, मानो गोलियां बरस रही हो। सड़कें चीख पुकार में डूब गई। पैदल यात्री घबराहट में इमारतों की ओर भागे। आदर्श ने ऊपर देखा और गहरे काले आकाश की ओर देखा। ओले बहुत अप्राकृतिक थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे न्यूयॉर्क की सड़कें अचानक हजारों छेदों से भर गई। ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। सार्वजनिक परिवहन सहित सड़क पर मौजूद हर वाहन नष्ट हो गया। फक मी, वास्तव में क्या चल रहा है? गर्मी के बीच में अचानक ओले क्यों गिरेगी? इससे जो क्षति हुई वो एक एडवांस फिल्म के बराबर है, आन ने कहा। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि जब वे बाहर आए तो रात का आसमान बिल्कुल साफ था। ओले बिना किसी संकेत से कहीं से प्रकट हुए थे। मुट्ठी भर ओले कई इमारतों के स्टील के शीशे पर दरारें छोड़ने में सक्षम थे। अभी भी ओले पड़ रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि अजीब मौसम जल्द ही रुकने वाला है। आदर्श ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और सड़क के कोने पर एक कॉफी शॉप देखी। क्या तुम लोगों को कुछ पीने का मन है? ओलों में कॉफी का स्वाद बेहतर होता है, आदर्श ने कहा। अन्य लोगों ने बर्फीले ठंडे भावों से आदर्श की ओर देखा। जब वे ओले से घिरे थे तो क्या मजाक कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं था? आदर्श कॉफी शॉप में गया और देखा कि बरिस्ता गोरी त्वचा वाली एक खूबसूरत एशियाई लड़की थी। उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और पूछा, आप किस देश से हो? चीन। तुम कैसे हो? बरिस्ता बहुत सहज थी। उसने आदर्श का ऑर्डर लेते हुए जवाब दिया। क्या संयोग है, मैं भी चीन से हूँ, आदर्श ने कहा। लड़की ने खिलखिला कर कहा, यह कैसा संयोग है? मैं शर्त लगाती हूँ कि इस सड़क पर 1/4 लोग चीनी हैं। क्या आप सचमुच यहाँ एक कप कॉफी के लिए आए हैं या आप मेरा नंबर लेने के लिए यहाँ आए हैं? ओह, आपने मुझे गलत समझा, मैं वास्तव में यहाँ कॉफी के लिए आया हूँ, आदर्श ने तुरंत कहा। कितनी सीधी बात है। ऐसा लग रहा था कि जो लड़कियां कुछ समय के लिए अमेरिका में रुकी वे वास्तव में अलग थी। ओह, तो तुम्हें मेरे नंबर में कोई दिलचस्पी नहीं है? मेरा मतलब यह नहीं था। हाँ, मैं भी हाल ही में न्यूयॉर्क आया था। क्या न्यूयॉर्क में हमेशा ऐसा ही होता है? आदर्श ने पूछा। वास्तव में नहीं, यह ओले बहुत डराने वाले हैं। यह आपकी कॉफी है और यहाँ हमारा व्यवसाय कार्ड है। इसे देखो, हम डिलीवरी सेवा भी प्रदान करते हैं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके गालों पर गड्ढे थे। वह निश्चित रूप से हंसमुख किस्म की थी। बिजनेस कार्ड? ओह, आदर्श ने अपना सिर खुजलाया। तो क्या वह इसी नंबर का जिक्र कर रही थी? आदर्श ने गंभीरता से सोचा कि वह काफी भाग्यशाली है कि उसे एक विदेशी देश में चुलबुला साहसिक कार्य करने का मौका मिला। इस तरह एक दया। दूसरा वाला मेरा नंबर है, जब चाहे मुझे फोन करना, लड़की किसी अजनबी के सामने भी नहीं शर्मा रही थी और मुस्कुराते हुए आदर्श को बता रही थी। मैं? आदर्श बोलने ही वाला था कि उसे अपने आसपास बड़ी ठंडक महसूस हुई। ठंडक वृत्ति से थी या उसके शरीर की कोशिकाओं की अवचेतन प्रक्रिया की तरह था जब वह उसका जीवन खतरे में था। आदर्श ने खुद को बचाने के लिए ब्लैक स्नेक आर्मर को एक्टिवेट अवचेतन रूप से कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान आदर्श ने देखा कि लड़की के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। वह आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और लड़की की रक्षा के लिए उसे अपनी बाहों में भर लिया। बर्फ के 1 दर्जन लंबे शंकुल अलग अलग दिशाओं से उछलते हुए आए। उनकी सभी युक्तियां एक ही लक्ष्य पर लक्षित थी, जो कोई और नहीं बल्कि आदर्श था। हिमलंबों की शक्ति चौंकाने वाली थी। वे इतने तेज थे कि उन्हें देखना असंभव था। बर्फ के गोलों ने आदर्श को चाकू की तरह मार डाला। ब्लैक स्नेक आर्मर की उत्कृष्ट सुरक्षा के बावजूद गोले अभी भी इसे भेदने में कामयाब रहे। आदर्श की पीठ में 5 हिमलंब फंसे हुए थे। वह दर्द से अपने दांत भींच रहा था।
गोले बहुत अचानक से प्रकट हुए थे। यदि आदर्श के पास प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय होता तो ब्लैक स्नेक आर्मर पूरी तरह से अपनी रक्षा स्थापित कर सकता था और वह खुद को इतनी भयानक स्थिति में नहीं पाता। आदर्श! अन्य लोगों ने तुरंत आदर्श की स्थिति पर ध्यान दिया। वे तुरंत उसकी ओर दौड़े। छोटी कॉफी शॉप को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आदर्श जमीन पर गिर गया और उसकी पीठ में कुछ बर्फ के टुकड़े चुभ गए। ब्लैक स्नेक आर्मर से ताज़ा खून बह रहा था। यह काफी आश्चर्य की बात है कि आप अभी भी जीवित हैं। नीली हुडी पहने एक आदमी ओलों के बीच से गुजरते हुए मजाक में चिल्लाया। घने ओले सड़क पर भारी मात्रा में गिर रहे थे, फिर भी वह आदमी बिल्कुल ठीक लग रहा था। उस पर एक भी ओले नहीं गिरे थे। आदर्श कॉफी शॉप के मलबे से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह अभी भी उस खूबसूरत चीनी लड़की को गले लगा रहा था। हालांकि जब उसने उसे खून से लथपथ देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आदर्श ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। दुर्भाग्य से हिमलंबों में से एक अभी भी उसके कंधे के ऊपर से उड़ गया और उस लड़की की छाती में वार कर दिया। उसके ताजे खून ने उसकी पूरी सफेद शर्ट को आश्चर्यजनक तरीके से लाल रंग में रंग दिया था। चीनी लड़की की आंखें दर्द से चौड़ी हो गई और उनका भाव शून्य हो गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था या उसका शरीर अचानक इतना हल्का क्यों महसूस हुआ। जब आपको अपनी सुरक्षा में परेशानी हो रही हो तब भी आप किसी और की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। उदास मत हो, मैं तुम्हें जल्द ही उसके पास भेज दूंगा, नीली हुडी पहने आदमी ने अजीब आवाज में कहा। यह स्पष्ट था कि वह आदर्श के लिए आया था। वह आदमी अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। वो आदर्श को अलर्ट किए बिना अपने अटैक को अंजाम देने में सक्षम था और हिमलंब आदर्श के ब्लैक स्नेक आर्मर को भेदने के लिए काफी मजबूत थे। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़कों पर किसी को मारने की कोशिश करने की? आहन आया और उस आदमी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। टीम के बाकी सदस्य भी आ गए थे, लेकिन नीली हुड्डी वाला व्यक्ति उनकी घुसपैठ से परेशान नहीं लग रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और अपने चारों ओर एक घूमती बर्फीले ऑरा को बुलाया। जिस क्षेत्र में टीम खड़ी थी वहां बास्केटबॉल के आकार के बड़े ओले गिरने लगे। यहां तक कि जादूगर भी ओलों से हुई नुकसान को सहन करने में असमर्थ थे। उन्होंने जमीन पर अटैक करने के बाद उस पर भावी प्रभाव छोड़ा। इससे आपका कोई मतलब नहीं है। यह आदर्श और मेरे बीच का निजी मामला है। अगर तुम भी नहीं मरना चाहते तो चले जाओ। वह आदमी पूरी तरह से अहंकारी था, मानो एडवांस जादूगरों की टीम उसके लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ थी। उसका आइस एलिमेंट बहुत मजबूत है, नंदिनी ने गंभीर रूप से कहा। नंदिनी आइस एलिमेंट की एक्सपर्ट थी, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि आइस एलिमेंट पर उसका नियंत्रण उस आदमी की उपस्थिति से खत्म हो गया था। पास का आइस एलिमेंट उसकी ओर इकट्ठा हो रहा था, पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। वह शैतान नगरी से है, नंदिनी ने कहा। नीली हुड्डी क्रूर दृष्टिकोण और आदर्श के प्रति द्वेष रखना। नंदिनी केवल शैतान नगरी के उस मानदंड से मेल खाने के बारे में सोच सकती थी। नंदिनी को पता था कि आदर्श ने रैंच में शैतान नगरी के एक लाल आभूषण गिल्ड के रेड कार्डिगन का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया है। शैतान नगरी के लोगों को आदर्श के ठिकाने के बारे में तब पता चला होगा जब यूएसए के ट्रेनिंग हॉल की हार की खबर सार्वजनिक की गई थी। हालांकि नंदिनी को आश्चर्य हुआ कि शैतान नगरी के लोग न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर आदर्श पर अटैक करने का साहस कर रहे थे। वे न्यूयॉर्क में स्थित 5 कॉन्टिनेंटल मैजिक एसोसिएशन में से एक स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहे थे। वह बहुत मजबूत है, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। जब तक स्क्रेड हॉल मैजिशियन नहीं आ जाते तब तक हम सब मिलकर उसे रोके रखेंगे, नंदिनी ने कहा। उसके पास के आइस एलिमेंट पर फिर से नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करते हुए अपने डोमेन को जबरन मुक्त कर दिया नंदिनी ने, अन्यथा उसके आइस पिलो का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। हालांकि नंदिनी द्वारा अपना डोमेन प्रस्तुत करने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि वह आइस एलिमेंट का ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ थी। उस स्थान पर गिरने वाले भयंकर ओले ब्लू डिकन के डोमेन से बने थे, जो नंदिनी के डोमेन से बहुत अधिक मजबूत था। मरने के लिए इतने उतावले मत हो, बस धीरे धीरे करो, ब्लू डिकन हंसा। यह चमगादड़ के रोने जैसा लग रहा था। ब्लू डिकन ओलों के बीच से गुजरा और अपने हाथ लहराते हुए जमीन में बर्फ के कण बुलाए।
बर्फ की लड़ियां हर कोण में दिखाई देने में सक्षम थी। कुछ जमीन से उभर रही थी, कुछ इमारतों से टकरा रही थी, जबकि कुछ आसमान से गिर रही थी। बर्फ की कीलों ने उस स्थान को ढक दिया, जिससे वह तुरंत बर्फीली कांटों के जंगल में बदल गया। टीम को पहले स्पाइक से छुटकारा पाए बिना आगे बढ़ने में परेशानी हुई। क्या मुझे इसे और सघन बनाना चाहिए? ब्लू डिकन ने उनका मजाक उड़ाया। एक विचार के साथ उसकी आंखों से भयानक बर्फीली सफेद चमक निकल रही थी। बर्फीले कांटों के जंगल से और भी छोटे छोटे कांटे निकले। कांटों पर कांटे नुकीले दांतों की पंक्तियों की तरह टीम के सदस्यों को चीरते हुए। टीम स्पाइक्स के जंगल के अंदर फंस चुकी थी। आहान के डिफेंस ब्यूरो ने मुश्किल से सभी को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह बनाई। हालांकि कुछ 100 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। वे यह भी नहीं देख पा रहे थे कि आदर्श कहाँ है और बर्फ की मोटी परतों को तोड़ने में उन्हें कुछ समय लगेगा। उल्कापिंड फिस्ट! आदर्श का दिल गुस्से से जल उठा। उसने एक मुक्का आगे की ओर फेंका और रास्ते में बर्फ को टुकड़ों में फाड़ते हुए एक उग्र अजगर को बुलाया। यह सीधे अभिमानी ब्लू डिकन की ओर जा रहा था। आदर्श क्रोधित थे, इस बात से क्रोधित थे कि शैतान नगरी कितना क्रूर था। उस आदमी ने एक निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने में भी संकोच नहीं किया। उनके लिए राहत की बात यह रही कि लड़की तुरंत नहीं मरी। हिमलम ने घाव को जमा दिया और उसके खून की कमी को काफी हद तक धीमा कर दिया। हालांकि अगर आदर्श इस आदमी को जल्द से जल्द नहीं हरा सका तो वह मौत से नहीं बच पाएगी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: पर्पल विंड स्क्रेड हॉल मैजिशियन। जब ब्लू डिकन ने उग्र अजगर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उदासीनता से अपनी हथेली आगे की ओर सरका दी। उसके सामने बर्फ की एक बेहद मोटी दीवार बन गई। भयंकर उल्कापिंड फिस्ट बर्फ की दीवार से टकराने के तुरंत बाद नष्ट हो गई। उसमें कहीं भी इतनी ताकत नहीं थी कि इसे भेज सके। साइलेंट डेडली बोल्ट! आदर्श अपना लाइटनिंग मैजिक चलाने के लिए आगे बढ़ा। ब्लैक डेथ बोल्ट ने बर्फ की दीवार पर जोरदार प्रहार किया। दीवार के पीछे की धुंधली आकृति अचानक दूर चली गई। डेथ बोल्ट केवल बाद की छवि पर उतरा। घृणित ब्लू डिकन को मारने में विफल रहा। उस आदमी की अप्रिय तेज हंसी अभी भी हवा में घूम रही थी। आदर्श ने अपने चारों ओर नजर डाली और तुरंत देखा कि उसके आसपास बर्फ की कुछ दीवारें दिखाई दे रही है। दीवारों की परावर्तक सतह दर्पण की तरह थी। आदर्श ने नीली हुडी पहने एक आदमी की 10 से अधिक प्रतिबिंब देखे, जो अपने नुकीले चेहरे पर क्रूर भयानक मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। आदर्श ने एक उग्र फिस्ट जमीन पर पटक दी। जमीन से 9 जलते हुए खंभे निकले और उसके चारों ओर के बर्फ के दर्पणों को टुकड़ों में तोड़ दिया। हालांकि आदर्श को जल्द ही पता चला कि उसके फायर स्पेस सामान्यों से बहुत कमजोर थे। ऐसा लगा जैसे उसके सोल शीट में होने वाली क्षति का गुणक आधा हो गया हो। अग्निमय पिलरों को वास्तव में बर्फ तोड़ने में परेशानी हो रही थी। एक डोमेन! आदर्श ने बोहें चढ़ा दी। उस व्यक्ति के शक्तिशाली आइस डोमेन ने आदर्श के फायर स्पिलों को सामान्यों से 1/4 तक कमजोर कर दिया था। इसने बताया कि क्यों उसकी उल्कापिंड फिस्ट बर्फ की साधारण दीवार को भेदने में असमर्थ थी, जिसे आदमी ने एक यादृच्छिक लहर के साथ बुलाया था। ब्लू डिकन करीब आ रहा था। उसकी गहरी धंसी हुई पुतलियां मजाकिया नजर से देख रही थी। आदर्श के आसपास की निगाहें वास्तव में उस पर भारी दबाव डाल रही थी। नेक्स्ट शासन! जब आदर्श को एहसास हुआ कि वो आदमी एक मानसिक जादूगर हो सकता है तो उसने तुरंत शैडो मैजिक कर दिया। उसे घूरती नजरों ने उसके दिल में डर को बहुत बढ़ा दिया था। आंखों से बचने का सबसे अच्छा तरीका उस क्षेत्र को अंधेरे से ढक देना था। फिर वह अंधेरे में छिप सकता था, जिससे दुश्मन को पता नहीं चल पाता था कि वह कहाँ है। इतनी छोटी सी चाल मेरे खिलाफ बेकार है, ब्लू डिकन ने कहा। ब्लू डिकन आदर्श के पीछे दिखाई दिया। आदर्श पर कांटों वाली कई बर्फ की जंजीरें उभर आई जो उसे कैद करने की कोशिश कर रही थी। बर्फ की जंजीरें अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वे आदर्श पर छुरा घूमते हुए आगे बढ़ी। हालांकि जिस आदर्श पर बर्फ की जंजीरें गिरी वह एक टूटी हुई शैडो में बदल गई और काले धुएं की तरफ फैल गई। दिलचस्प, अच्छा चकमा, ब्लू डिकन मुस्कुराया और अपने पीले दांत दिखाने लगा। जैसे ही वह बोल रहा था वह तेजी से किनारे की ओर मुड़ा और अंधेरे की ओर देखने लगा, ठीक आदर्श की आंखों में।
वह जिस दिशा में देख रहा था वहां से अचानक एक चमक आई। लंबी लाइटनिंग की चाप हवा में बेतहाशा नाच रही थी और एक हड़ताली सांप की तरह ब्लू डिकन पर गिरी। ब्लू डिकन के सामने बर्फ का कवच दिखाई दिया जो उसे लाइटनिंग की मार से बचा रहा था। यहां बाहर आओ, ब्लू डिकन गुस्से से बोला। कुछ बर्फ के टुकड़े ब्लू डिकन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जैसे जैसे उसका ध्यान मजबूत होता गया उसके चारों ओर और अधिक बर्फ की धारियां दिखाई देने लगी। प्रत्येक चक्कर के साथ बर्फ की परतों से ढका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया। जो वाहन पहले नष्ट हो गए थे अब कबाड़ के टुकड़ों में तब्दील हो गए हैं। बर्फ के टुकड़े एक छोटे बवंडर से शुरू हुए और अंततः बर्फ के टुकड़ों के पूरे बवंडर में बदल गए। निक शासन द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जल्द ही बर्फ के ब्लेड से भर गया। यदि कोई भी जीवित प्राणी को सेकंड के लिए भी मैजिक के अंदर खड़ा रहे तो उसकी लाश भी पीछे नहीं बचेगी। आदर्श को जंगली तूफान से एक मजबूत खतरे का एहसास हुआ। अब उसे अपने अंधेरे क्षेत्र में रहने का साहस नहीं हुआ। वो तुरंत उस क्षेत्र से भाग गया, लेकिन जब वे उसका पीछा कर रहे थे तो नाचती हुई बर्फ की पट्टियां का क्षेत्र अभी भी बढ़ रहा था। बर्फ के टुकड़ों ने उनके संपर्क में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके दायरे में कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया। सड़क पर वाहन धातु के टुकड़ों में बदल गए। दोनों तरफ की इमारतें बारीक रेत में बिखर गई। यदि ओलावृष्टि के कारण अधिकांश लोगों को सुरक्षित स्थान पर नहीं निकाला गया होता तो सैकड़ों लोग तुरंत भयानक मौत का शिकार हो गए होते। आदर्श ने बर्फ के ब्लेड की पकड़ से बमुश्किल बचने के लिए मैजिक बूट्स और फ्लाइंग शैडो दोनों का इस्तेमाल किया। आदर्श पलटा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पूरी सड़क गायब हो चुकी थी। जो कुछ बचा था वह धूल और टूटे हुए टुकड़े थे। वह हाँफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह ब्लू डिकन जो उसकी जान लेने आया था यह अविश्वसनीय रूप से डरावना था। आदर्श चलो दौड़ो, हमारे पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है, आहन चिल्लाया। वह आदमी उनके लिए बहुत ताकतवर था। एडवांस जादूगरों को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मदद कैसे करे। इस आदमी ने अचानक जादू करके उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। उनकी शक्तियों के बीच अंतर बहुत अधिक था। फिलहाल जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। आदर्श वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ कोई मूर्ख नहीं था। यह पता चला कि सलान गंभीरता से उसे मारना चाहता था। उसने जो हत्यारा भेजा था वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यदि हाल ही में उसकी कल्टीवेशन में बहुत सुधार नहीं हुआ होता तो ब्लू डिकन ने उसे कुछ ही मिनटों में मार डाला होता। वहां कौन है? न्यूयॉर्क की सड़कों पर किसी को मारने की कोशिश करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? दूर से एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया। उस आदमी ने काले और सुनहरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसकी पीठ पर मैजिक विंग्स की एक जोड़ी थी। वो गिरी हुई इमारतों के मलबे के ऊपर तैर रहा था। उसकी आंखें ब्लू डिकन पर टिकी हुई थी। एक ब्लैक और सुनहरी पोशाक, पवित्र हॉल जादूगरों के प्रतीकात्मक रंग। आहन रेणुजियांग और अन्य लोगों को तब राहत मिली जब उन्होंने पवित्र हॉल मैजिशियन को समय पर प्रकट होते देखा। यदि स्क्रेड हॉल मैजिशियन थोड़ी देर बाद आता तो पूरी टीम संभवतः बच नहीं पाती। आइस मैजिशियन बहुत ही भयानक था। इतना व्यस्त व्यक्ति, मर जाओ, ब्लू डिकन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी जिससे एक आध्यात्मिक लहर पैदा हो रही थी। उसने दूर से स्क्रेड हॉल मैजिशियन पर गोली स्पिल चला दी। स्क्रेड हॉल मैजिशियन आश्चर्यचकित रह गया। वह बस प्रतिक्रिया करने ही वाला था कि उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई जिससे वह सबसे आसान मैजिक नहीं कर पाया। ब्लू डिकन ने अपना हाथ उठाया। ओलों से पहाड़ी के आकार की विशाल बर्फ का एक टुकड़ा पवित्र हॉल मैजिशियन पर गिरा रहा था। विशाल बर्फ एक इमारत के आकार की थी। स्क्रेड हॉल मैजिशियन के पास इसका विरोध करने का कोई मौका नहीं था अगर यह उसके सिर पर ऐसे ही गिर जाता। टेलीक्रेसिस। ठीक समय पर आदर्श ने स्क्रेड हॉल मैजिशियन को पकड़ लिया और गूंगे व्यक्ति को खींचकर ले आया। एक बड़ी दुर्घटना के साथ बर्फ जमीन पर गिरी और 10 मीटर से अधिक गहराई में चली गई जिससे लंबी सड़क पर अनगिनत दरारें पड़ गई। स्क्रेड हॉल मैजिशियन को अपने आश्चर्य से उबरने में काफी समय लगा। जब उसने अपने पीछे का भयानक दृश्य देखा तो वह डर से कांप उठा। यदि स्पेस एलिमेंट बल ने उसे खींचकर नहीं निकाला होता तो वह अब तक जमीन में गहराई तक दफन हो चुका होता। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सड़क पर अराजकता लाने वाला व्यक्ति इतना ताकतवर होगा।
दूसरी ओर एक गली से एक पर्पल झोंका और आदर्श के सामने रुक गया। आदर्श की नजर उस व्यक्ति के कपड़ों पर पड़ी। उन्होंने काले और सुनहरे रंग की पोशाक भी पहनी हुई थी। वह पर्पल विंड सीड वाला एक विंड मैजिशियन प्रतीत हो रहा था। उसका ऑरा से पता चलता है कि वह उस मैजिशियन से कहीं अधिक ताकतवर था जो कुछ ही समय पहले लगभग मरने से बचा था। पर्पल विंड के साथ स्क्रैड हॉल मैजिशियन ने आदेश दिया, एक प्रशिक्षु के रूप में आप पहली बार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और आप पहले ही इतने मजबूत दुश्मन से टकरा चुके हैं। मैं इसे संभाल लूंगा, बस निर्दोष लोगों का ख्याल रखो। यह कहते हुए पर्पल विंड स्क्रैड हॉल मैजिशियन आगे बढ़ा और अपनी आंखें ब्लू डीकन पर टिका दी। पर्पल विंड उसके चारों ओर घूमती रही। पहली नजर में यह अव्यवस्थित लग रही थी, लेकिन यह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। प्रत्येक लूप से हवा पिछली क्रांति की हवा को धकेल रही थी। अधिक ट्रैक स्पष्ट रूप से एक रूपरेखा दिखाई देने लगा। पर्पल विंड डोमेन, ब्लू डीकर ने बेरुखी से कहा। स्क्रैड हॉल मैजिशियन उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से पहुंचे थे, विशेषकर वह व्यक्ति जो पर्पल विंड को नियंत्रित करने में सक्षम था। ऐसा नहीं था कि ब्लू डीकन थोड़ा प्रतिष्ठित स्क्रैड हॉल मैजिशियन से डर गया था, लेकिन यह देखते हुए कि वह इस समय स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी के क्षेत्र में था। अगर कोई सुपर मैजिशियन इस क्षेत्र से गुजरता है तो उसे इस जगह को छोड़ने में परेशानी होगी। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने आज किसी को नहीं मारा है। अगली बार मैं उस आनंद की भरपाई करूंगा जो मैंने आज नहीं पाया है। ब्लू डीकन बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। पर्पल विंड ने उसे घेर लिया था, लेकिन अचानक आसमान से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। ओले घने होकर गिर रहे थे। ब्लू डीकन की रूपरेखा धीरे धीरे धुंधली होती गई। पर्पल विंड स्क्रैड हॉल मैजिशियन अपना अटैक शुरू करने ही वाला था, लेकिन ब्लू डीकन पहले ही गायब हो चुका था। तापमान धीरे धीरे ठीक होने पर ओलावृष्टि तुरंत बंद होगी। पर्पल विंड मैजिशियन ने उसके चारों ओर नजर डाली। जब उसने पुष्टि कर ली कि वह आदमी चला गया है तो उसने एक संचार उपकरण निकाला और उसमें धीरे से बुदबुदाया। उन्हें घटना की सूचना तुरंत स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी को देनी थी। सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घायल हुए लोगों की संख्या अज्ञात रही। सलाहकार, आपने उसे रोका क्यों नहीं? जादुई पंखों वाले पवित्र हॉल जादूगर ने पूछा। मैं नहीं कर सका। पर्पल विंड स्क्रैड हॉल मैजिशियन ने पीछे मुड़कर आदर्श की ओर देखा जो खून से लथपथ था। साफ था कि हमलावर युवक के लिए यहां आया था। पर्पल विंड मैजिशियन को आश्चर्य हुआ। हमलावर की महान ताकत और डोमेन के बावजूद वह युवक को जल्दी से मारने में विफल रहा था। इतना तात्पर्य यह था कि वह युवक काफी प्रतिभाशाली था। क्या आप चीनी राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं? पर्पल विंड मैजिशियन ने पूछा। आदर्श ने सिर हिलाया। मैंने आज दोपहर ट्रेनिंग हॉल में आपकी लड़ाई देखी। वह लड़का कौन था? वह तुम्हें क्यों मरवाना चाहता था? पर्पल विंड मैजिशियन ने पूछा। शैतान नगरी। दुर्भाग्य से मैं उनके लिए बहुत अधिक परेशानी बनने लगा हूँ। आइए इस पर बाद में चर्चा करें। क्या आप जल्दी करके उसे अस्पताल ले जा सकते हैं? आदर्श ने पूछा कि उन्होंने कब देखा कि उन दोनों में उड़ने की क्षमता है। आप भी गंभीर रूप से घायल है। मैं ठीक हूँ। आदर्श का शरीर विशेष था। इस स्तर की चोटें उनके जीवन को खतरे में डालने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं थी। स्क्रैड हॉल मैजिशियन इस मामले की जांच करेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि उस आदमी को आप पर फिर से अटैक करने का एक और मौका मिल जाएगा। सावधान रहे। पर्पल विंड में स्क्रैड हॉल मैजिशियन ने उसे चेतावनी दी। आदर्श ने घातक उत्तर देते हुए कहा, अगर वह स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर आने की हिम्मत करता है तो मेरा मानना है कि यह बेकार है, चाहे मैं कितना भी सावधान क्यों न रहूं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।